नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नखास क्षेत्र में आरा मशीन के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। श्रावण मास में बाबा के जलाभिषेक के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों ने धर्मगुरुओं व यादव बंधुओं संघ की बैठक। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा स्थित शाखा में विद्यार्थी अलंकरण समारोह का हुआ आयोजन। और गुरु पूर्णिमा से पूर्व सक्तेशगढ़ स्थित श्री परमहंस आश्रम में भक्तों के पहुंचने का क्रम हुआ प्रारंभ। और अब खबरें विस्तार से। नखास क्षेत्र में आरा मशीन के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सोमवार की देर रात आरा मशीन गोदाम में आग लग गई। आग की सूचना पर पहुंची अग्निशमन दल की 8 गाड़ियों ने करीब 7 घंटे बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान आरा मशीन गोदाम में रखी लाखों रुपए की लकड़ियां जलकर खाक हो गईं। कोतवाली के नखास क्षेत्र में 6 महीने से बंद आरा मशीन के गोदाम में सोमवार रात विकराल आग लग गई। आग की सूचना पर दमकल की कुल 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। अग्निशमन दल के जवानों ने 7 घंटे बाद मंगलवार की सुबह लगभग 9:30 बजे पूरी तरह आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। मिली जानकारी के मुताबिक अवधेश कुमार विश्वकर्मा का नखास क्षेत्र स्थित लकड़ी मंडी में आरा मशीन का गोदाम है। यहां लकड़ी चीरने का काम होता है। सोमवार की देर रात 1:30 बजे अवधेश को उनके पड़ोसियों से सूचना मिली कि गोदाम में आग लग गई है। इस पर वो भागकर अपने गोदाम पर आए और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। अवधेश ने बताया कि गोदाम में कोई मौजूद नहीं था। इस वजह से आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। अभी नुकसान का जायजा लगा पाना भी मुश्किल है। किस तरह की घटना हुई आपके? रात को हमको 1:30 बजे सूचना मिला है कि आपके यहाँ आग लग गई है। तो हम लोग मौके पर पहुँचते हैं तो देखा है कि पूरी बढ़ रही है। फायर ब्रिगेड वाले को फ़ोन किया गया, तत्काल वो आके सहायता के लिए प्रस्तुत हुए हैं। क्या कार्य होता था उसमें आरा मशीन चलती थी, लकड़ी चिराई की काम होता था। वजह क्या हो सकती है आग लगने की? अब तो थे नहीं यहाँ पे, हम लोग रहते नहीं हैं, तो हम लोग क्या कैसे बताएं कि क्या हो सकता है। इसमें कौन कौन कोई रहता था? कोई नहीं, ये गोदाम में क्या सिर्फ गोदाम है। अब कितनी दमकल की गाड़ियाँ आई हैं और कब से इस आग को बुझाने का कार्य चल रहा है? ये रात को 2 बजे से दम बुझाने का कार्य चल रहा है। कितने का नुकसान हुआ होगा? अब इसका अंदाजा तो लमसम में अंदाज 6 महीने से बंद था। 6 महीने से बंद था। इसमें 6 महीने से काम नहीं चल रहा था। 6 महीने से काम नहीं चल रहा था। श्रावण मास में बाबा के जलाभिषेक के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों ने धर्मगुरुओं व यादव बंधुओं संग बैठक की। श्रावण मास के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों ने धर्मगुरुओं व यादव बंधुओं संग बैठक की। अपर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने बताया कि श्रावण मास को देखते हुए सभी धर्मगुरुओं व यादव बंधुओं के साथ ये बैठक संपन्न हुई। अपर पुलिस आयुक्त के अगुवाई में ये बैठक चेतगंज स्थित कार्यालय में संपन्न हुई। इस अवसर पर मंदिरों के पुजारी के साथ साथ यादव बंधु भी शामिल रहे। कमिश्नरेट वाराणसी के जितने महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनके पुजारी और महंत लोगों को बुलाया गया था। उन धर्म गुरुओं के साथ व्यापक विचार विमर्श किया गया कि सावन के मेले में विशेष रूप से सोमवार को दिन जो भीड़ आती है उसके मैनेजमेंट को लेकर उनके सुझाव प्राप्त किए गए। जहां जो समस्याएं थी उनसे हम लोग अवगत हुए। दूसरा ग्रुप यादव बंधुओं का था, जिनके द्वारा सावन के प्रथम सोमवार को परंपरागत रूप से 50 साल से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया जाता है। उनके साथ बातचीत की गई। उनका जो परंपरागत मार्ग है उसके संबंध में उनसे जानकारी ली गई और उसका मिलान किया गया।
और हमारी ये एक अधिकारियों की टीम उनके लोगों के साथ एक दिन आज और कल में पैदल भ्रमण करके जहाँ से वो जल उठाते हैं केदारेश्वर मंदिर के पास से, वहाँ से लेकर के अंतिम गंतव्य स्थल तक के मार्ग का भ्रमण करेगी, ताकि पता चल सके कि अगर मार्ग में कहीं कोई समस्या है, कहीं कोई संवेदनशीलता है तो उसका निराकरण किया जा सके। सर, बैठक में किस तरह का कोई दिक्कत परेशानी आने नहीं, फिलहाल बैठक में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। सभी का व्यवहार, आचरण और भविष्य के लिए सहयोग की अपेक्षा, सहयोग प्रदान करने की लोगों ने अपेक्षा की है और लोगों का सहयोग हम सबको मिलेगा। और हम विश्वास करते हैं कि सावन माह के प्रत्येक पर्व को, प्रत्येक सोमवार को हम लोगों की श्रद्धा और आस्था के अनुरूप एक उपयुक्त माहौल देंगे, ताकि लोग अपनी आस्था और निष्ठा के साथ अपने धर्म। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा में विद्यार्थी अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद के मुख्य आतिथ्य में विद्यार्थियों को नई छात्र परिषद में पद प्रतिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मौका था विद्यार्थी अलंकरण समारोह का। अलंकरण समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद के करकमलों द्वारा स्वामी हरसेवानंद जी महाराज के तैलचित्र पर पुष्पाहार व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। छात्र परिषद 2022-23 के लिए मुख्य अतिथि ने हेड बॉय आशुतोष यादव कक्षा 12 कॉमर्स, हेड गर्ल हर्षिका जायसवाल कक्षा 12 साइंस, कल्चरल सेक्रेटरी अविनाश सिंह कक्षा 12 कॉमर्स व सुचिता वर्मा कक्षा 11 कॉमर्स तथा सदना अंतर्गत कैप्टन को सैश व बैज लगाकर पद प्रतिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही मॉनिटर व सदना अध्यक्ष को बैज लगाकर उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में अध्ययन के साथ साथ नेतृत्व की क्षमता विकसित करना नितांत आवश्यक हो गया है। इससे इनका आत्मबल बढ़ेगा, जो सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगा। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर A.K. चौबे ने अपने अनुभवों के क्षणों को याद करते हुए कदम से कदम मिलाकर चलने का वादा किया। समारोह का संचालन SP शुक्ला तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव ने किया। समारोह में मंजुलता शर्मा, मनोहर यादव, AN पांडे, वरुण पांडे, जयवर्धन सिंह सहित समस्त शिक्षक व छात्र उपस्थित रहे। Respected Babaji on the stage to guideline. आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में नई छात्र परिषद का गठन किया गया, जिसमें चुने हुए विद्यार्थियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मैं सभी नए पदाधिकारियों की उनके नए पद की बधाई देता हूं तथा सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। क्या है आज किस तरह का कार्यक्रम हुआ है? आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा रमना वाराणसी के ब्रांच में नई छात्र परिषद 2022-23 के लिए गठन किया गया है, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके बीच नेतृत्व का गुण तथा कौशल का विकास होगा।
तो किस तरह की जिम्मेदारी आज दी गई है, क्या करेंगे ये छात्र? जैसे बच्चों को हेड बॉय बनाया गया, हेड गर्ल बनाई गई है, गर्ल्स का नेतृत्व करेंगी, हेड बॉयज़ का नेतृत्व करेगा और उनके अंदर सामाजिक समानता की भाव, सामाजिक पर्यावरण की देख रेख, इस तरीके के जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन करेंगे। आज विद्यार्थी परिषद का गठन हुआ, उसमें हेड बॉय, हेड गर्ल, स्पोर्ट्स कैप्टन, कल्चरल और ये पूरी अलग अलग जवाबदारियां दी गई बच्चों को। हाउस कैप्टन, चारों हाउस के, इनको सबको इनकी जवाबदारी दी गई कि क्या करना है। तो क्या करेंगे ये लोग भविष्य में विद्यालय में? अब विद्यालय में कोई भी काम होगा तो उसमें ये अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। बीएचयू में कार्यरत मालियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में दिया जा रहा धरना चौथे दिन भी जारी रहा। काशीहिंदू विश्वविद्यालय के उद्यान विशेषज्ञ इकाई में हो रहे दैनिक श्रमिक मालियों पर अन्याय को लेकर चौथे दिन भी धरना जारी रहा। इस दौरान सभी कर्मी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठने हेतु सेंट्रल ऑफिस पहुंचे। वहीं कर्मियों का आरोप रहा कि जब वे धरना देने हेतु सेंट्रल ऑफिस पहुंचे तो चीफ प्रॉक्टर की गाड़ी वहीं से गुजरी और उन्होंने 10 से 11 की संख्या में कर्मियों को अपने साथ लेते गए। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि इंचार्ज अनिल सिंह को निष्कासित किया जाए और हम कर्मियों को समय पर वेतन दिया जाए। बाकी लोग हट जाए, इनको हम लोग के ऊपर इतना जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं। प्रोफेसर अनिल इंचार्ज है हम लोग के, मार पीट, गाली गलौज, करीब 5-6 महीने से तनख्वाह नहीं दिए हैं और कुछ बोलने के बाद धमकी इतना बुरा देते हैं, गाली गलौज देते हैं, भगा भी देते हैं सर, और हम लोग के ऊपर जो है दुर्व्यवहार करते हैं। हम लोग जो है माली बीएचयू के जो है हरा भरा जो है करते हैं। बताइए सर, जब हम लोग पेड़ पौधा को हरा भरा करते हैं, हम लोग का 3-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिलेगा तो बाल बच्चा क्या खाएंगे, क्या जिएंगे, क्या करेंगे? जो है कितनी समस्या आ रही है, 5 महीने से जो सैलरी नहीं मिला है तो कितनी समस्याएं आ रही है? ये लोग का हर दिन का काम है सर, आज से नहीं, 5-7 साल से जो है कि काम है इन लोगों का। नहीं, समस्याएं कितनी आ रही है जब पैसा नहीं मिला, सैलरी नहीं मिला? समस्या सर, जब पैसा नहीं रहेगा तो घर पे खाने के लिए, बच्चों का फीस है, एडमिशन है सर, बच्चे भी स्कूल से निकाल के बाहर दिया जा रहा है कि पैसा फीस जमा करो और नहीं तो जो है कि नहीं दिया जाएगा। क्या मांग क्या करते हैं आप लोग? गुरु पूर्णिमा से पूर्व सक्तेशगढ़ स्थित श्री परमहंस आश्रम में भक्तों के पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया है। सक्तेशगढ़ स्थित श्री परमहंस आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर्व की तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। ये सभी तैयारियां स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के शिष्य नारद महाराज की देखरेख में चल रही हैं। वहीं दूर दराज से भक्तों के पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया है और गुरु पूर्णिमा के एक दिन पूर्व ही आश्रम में काफी संख्या में भक्त पहुंच चुके हैं और स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। माताएं ध्यान दें भाई, माताएं बहनें ध्यान दें, जिन्हें भूख लगी हो कृपया कर जा सकते हैं, पारी पारा करके। वीडियो नहीं बनाना है शुभम। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Now our 5th branch at Bhojubir behind Vishal Mega Mart from Bhojubir Crossing. English medium CBSE pattern from PG to class 12. Our main branch, Girjagar branch, 2nd Ramapura branch, 3rd Maheshnagar Lanka, 4th Gurudham branch, 5th Bhojubir Crossing. Our contacts 2403439, 2451900, 2368300, 231106. Our motto, we make your child's life. आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल
affiliated to CBSE New Delhi with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garhwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, पड़ाव रामनगर रोड, डोमरी, रामनगर, वाराणसी। Forms available at City Office, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पराड़कर भवन में काशी पत्रकार संघ द्वारा वार्षिक डायरी का लोकार्पण किया गया। पराड़कर स्मृति भवन में काशी पत्रकार संघ द्वारा वार्षिक डायरी का लोकार्पण किया गया, जिसके मुख्य अतिथि दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी रहे। इस दौरान उपस्थित अतिथियों द्वारा डायरी का लोकार्पण किया गया। इसके बाद अतिथियों ने पत्रकारों की समस्याओं को भी सुना। डायरी लोकार्पण के अवसर पर उन्होंने काशी पत्रकार संघ के सभी सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अध्यक्ष सुभाष सिंह, अत्रि भारद्वाज, चंदन रूपानी, अनुज श्रीवास्तव, पंकज त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में पत्रकार संघ व वाराणसी प्रेस क्लब के सदस्य उपस्थित रहे। यह जो ऐतिहासिक स्थल पराड़कर भवन केवल काशी का ही गौरव नहीं, पूरे भारत में मीडिया से जुड़े हुए बंधुओं के लिए एक गौरव का स्थल है। इसको यूँ कह सकते हैं कि मीडिया तीर्थ के रूप में इसको लोग मानते हैं और यह मान्यता भी है
कि यह काशी का जो यह पराड़कर भवन है, ये मीडिया का तीर्थ है। मीडिया तीर्थ, ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये सच्चाई है कि ये मीडिया तीर्थ है। इस मीडिया तीर्थ में आज काशी के पत्रकार संगठनों के द्वारा यह डायरी का विमोचन करने का मुझे अवसर प्रदान किया गया, सौभाग्य दिया गया। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। यह डायरी मैंने देखी अभी। इस डायरी को देखने पर अत्यंत गौरव की अनुभूति हुई कि काशी के सांस्कृतिक पक्ष को इस डायरी ने अपने में समेटा है। साथ ही साथ सभी जो जरूरी दूरभाष के नंबर हैं, जो लोगों के संपर्क सूत्र हैं, उसको इन्होंने बहुत ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से इसमें सजा करके रखा है, जिससे कि किसी भी आम व्यक्ति को किसी भी आवश्यकता पर निदान मिलना, अपने समस्याओं को निराकरण करने में सुविधा होगी। मैं इसके लिए यहाँ पर उपस्थित हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय सुभाष जी, महामंत्री अत्री जी, अन्य भी जो पुराने संगठन जुड़े हुए लोग हैं, सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। आज पत्रकार की समस्याओं से भी आप अवगत हुए हैं, तो इस पर क्या योजना होगी आपकी आगे? देखिए, मैंने अपने व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो उस ग्रुप का नाम लिखा है फोर्थ पिलर। ये लिखा है हमारे व्हाट्सएप में है, आप कभी देखेंगे तो फोर्थ पिलर का मतलब है कि चौथा स्तंभ। लोग कहते भी हैं, मान्यता भी है और सच्चाई भी है। किसी भी व्यक्ति के कार्यों को चिन्हित कराना, उसके अंदर यह भाव उत्पन्न करना कि ये तुम्हारा दायित्व है, कार्यों का दायित्वबोध कराना मीडिया का काम है। मीडिया हमेशा दायित्वबोध कराती रहती है। आज भी यहाँ पर आने पर मीडिया ने जो उनकी समस्याएं थी उसका निराकरण कराने का दायित्वबोध कराया है। निश्चित तौर पर जो भी समस्याएं जिस स्तर की होंगी। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश की बैठक संपन्न हुई। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल एवं महिला इकाई की प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल के नेतृत्व में संपन्न हुई। उन्होंने प्रदेश के पदाधिकारियों को स्वयं अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। बैठक में अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष ब्रिज बहादुर ने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया और प्रदेश के पदाधिकारियों का भाजपा को बहुमत से जीत दिलाने के लिए आभार व्यक्त किया। इस बैठक में सभी पदाधिकारियों ने विचार विमर्श किया। बैठक थी, क्या मुद्दा है व्यापारियों की? देखिए, अब जो देश में और विश्व में प्रतिस्पर्धा है वो वैश्विक स्तर पर आर्थिक मोर्चे पर है। अब सेना नहीं लड़ रही है, अब लड़ाई आर्थिक मोर्चे पर है कि किसका व्यापार और उद्योग कितना अच्छा है, और यही विषय आज की इस बैठक में चर्चा में है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल, आप देख रहे होंगे कि 100 से अधिक प्रतिनिधि पूरे प्रदेश के यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरे ख्याल और ज़्यादा 150 के आसपास संख्या है। 60 से अधिक जनपदों के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, और वो ये करने के लिए मौजूद हैं कि हम इस देश में व्यापारी की जो परिभाषा उसको बदलेंगे। अभी तक व्यापारी को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। उसकी परिभाषा किसी ने जमाखोर बना दी, किसी ने मुनाफाखोर बना दी, किसी ने उसको यहाँ तक चोर का उपमा दे दी। आज की तारीख में जब एक चाय का व्यापारी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, तो हमको इस बात का गर्व है कि हम सबसे बड़े राष्ट्रभक्त होने के नाते हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया, हिंदुस्तान को फिर से विश्व गुरु बना सकते हैं। इस दिशा में हम सारे व्यापारी समाज को एकजुट कर रहे हैं। मैदागन कंपनी बाग स्थित मंचापूरन हनुमान मंदिर में संगीतमय हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सनातन हिंदू धर्म प्रचार एवं प्रसार के लिए श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के आह्वान पर
योगी आदित्यनाथ फैंस क्लब के मॉर्निंग वॉकर्स द्वारा मंचापूरन हनुमान जी मंदिर कंपनी बाग में संगीत में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हनुमान चालीसा के पाठ में हजारों की संख्या में भक्तों ने पूरे भक्ति भाव से हनुमान चालीसा का संगीत में पाठ किया। इस मौके पर प्रमुख रूप से सुधीर सिंह, विजय कपूर, अजीत सिंह बग्गा, सुमित सर्राफ, विनोद कुंवर आदि लोग शामिल रहे। आज ये किस तरह का कार्यक्रम हुआ है? बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, भगवान जी के मंदिर में हुआ। हम लोग पहली बार किए थे, उतना मजा नहीं आया जितना कि आज भगवान जी के सामने हुआ। इससे किस तरह का संदेश देंगे आज के माध्यम से? आज के माध्यम से भगवान का नाम सब लोग लेंगे, जय श्री राम का नारा लगेगा। इससे हम लोग को भगवान का थोड़ा सा भी होगा, हम लोग के मन को भी शांति मिलती है। भगवान का पूजा पाठ तो घर में करते ही हैं। हनुमान जी मंसापूरन हनुमान जी हैं जो वहाँ पे हम लोग डेली आते हैं, रोज मतलब दर्शन करते हैं। आज हम लोगों ने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए जो नित्य हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ होता है, उसी क्रम में आज मंसापूरन हनुमान जी के दरबार में आज हनुमान चालीसा पढ़ी गई, जिसमें हजारों की संख्या में माताओं बहनों ने हनुमान चालीसा पढ़ी और हनुमान जी को याद किया। हर मंगलवार को बनारस में टहलने वाले जितने भी पार्क हैं उन पार्कों में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ मुक्ति न्यास का गठन हुआ। श्री काशी विश्वनाथ मुक्ति न्यास का गठन किया गया, जिसमें ज्ञानवापी प्रकरण में सभी याचिकाकर्ताओं को संगठित करने का कार्य किया गया। इस संदर्भ में पत्रकार वार्ता कर विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। हमारी लीगल टीम में माननीय सुधीर जी, माननीय सुभाष जी जो हमारे बड़े भाई हैं, उन सब की बहुत अहम योगदान भूमिका रही है और हम सबका यही विश्वास है कि हम काशी विश्वनाथ का केस लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे और निचली अदालत में माननीय डिस्ट्रिक्ट जज के सामने जितनी मेहनत हो सकती है लीगल प्रीडिंग्स की, वो सारी मेहनत इस न्यास की छत्र छाया में हम लोग करेंगे। देखिए, ट्रस्ट की जरूरत इसलिए है क्योंकि जितने इसमें याचिकाकर्ता हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 5 मुकदमे हमने फाइल किए हैं, सारे मुकदमों के जितने लोग हैं सब एक छत्र छाया में एकजुट रहे और जो यहाँ का शीर्ष बहुत सीनियर लोग हैं, चाहे माननीय राम प्रसाद सिंह जी हो, सोहन लाल आर्या हो, जितनी महिलाएं हो आपस में याचिकाकर्ता हो, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, सामंजस्य रहे, एक स्टैंड रहे और एक ही मकसद है इस ट्रस्ट का कि हमें काशी विश्वनाथ केस में विजय हासिल करनी है। उस मकसद से ट्रस्ट का गठन किया गया। जानाफी मामले पर लेकर बात की जाए तो जानाफी मामले पर आज यहाँ पर मलदैया स्थित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जहाँ पर बताया जाता है कि संस्था भी बनाई गई है। जो जानाफी मुद्दा चल रहा है कोर्ट में, अभी न्यायालय में चल रहा है, तो यहाँ पे याचिकाकर्ता हमारे साथ मौजूद है। रेखा जी, सबसे पहले इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो ये ट्रस्ट बनाया गया है, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। रेखा पाठक, मेरा नाम रेखा पाठक है। रेखा पाठक जी, आज जितने के यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, आखिर क्या जरूरत पड़ेगी? ये ट्रस्ट एकता के लिए बना है कि मतलब संगठन में हम संचालित हो सके, मतलब एक करके रखें, सही निर्देश हम लोग को मिले। तो यहाँ पे जितने लोग याचिका करते हैं सब लोग आए हुए हैं? हम लोग चारों लोग आए हैं। तो यहाँ पे किस तरीके की वार्तालाप चल रही है, मतलब क्या वार्ता है ज्ञानवापी मामले में? ये मतलब ज्ञानवापी मामले के लिए ट्रस्ट बनाया गया है कि मतलब बाबा विश्वनाथ को मुक्त किया जाए। न्यायालय में तो मामला चल ही रहा है जी, तो क्या उद्देश्य, मतलब तो न्यायालय में मामला चल ही रहा है, अभी न्यायालय से आदेश को आया नहीं? आदेश नहीं, कल हो सकता है कि हम लोग का भी बहस हो। क्या मतलब क्या आपका लगता है कि जीत हम ही लोग की होगी? एक 5वें मेंबर जो यहाँ दिखाई दे, नहीं मतलब उनसे हम लोग हट गए, इसीलिए तो हम लोग का ये बना है। जो विश्व वैदिक सनातन था, जो बोल रहे थे विशेन जी कि विश्व वैदिक सनातन है, उस सनातन को हम लोग हटा दिए, हम लोग अपना ये ट्रस्ट बन गया है, ये ट्रस्ट बन गया। धन्यवाद। जैसे कि ये रेखा पाठक जी ने बताया, ये याचिकाकर्ता हैं ज्ञानवापी की, और आप देख सकते हैं लगातार सारे यहाँ के याचिकाकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। 4 याचिकाकर्ता हैं और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, मतलब कि जो ज्ञानवापी मुद्दा मामला था, उसी मुद्दे को लेकर अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो संस्था बनाई गई है, ट्रस्ट बनाया गया, उनका ये भी कहना है जो 5वां मेंबर थी उनको हटाकर ये अलग से ट्रस्ट बनाया गया 4 लोग का, तो यही बात सामने आ रही है। अभी और भी लोगों से बात करेंगे हम। यहाँ पे एक मैडम और खड़ी है, याचिकाकर्ता ये भी है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सीता साहू है। सीता साहू जी, आज किस तरीके का ट्रस्ट यहाँ पे उद्घाटन हुआ है और किस लिए हुआ है? ये ट्रस्ट इसलिए बना है कि हम लोग में संगठन मजबूत बना रहे, हम लोग का संगठन बना रहे। हम लोग जो है कि कुछ भी विचार विमर्श करना है, कोई फैसला लेना है, कोई बात करनी, तो हम लोग अपना सामंजस्य आपस में बैठ के बना सके, इसलिए। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की सभा संपन्न हुई।
EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की सभा अध्यक्ष अवधेश पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान वक्ताओं ने न्यूनतम पेंशन 7,000, महंगाई भत्ते के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सकीय सुविधा के अंतर्गत देने तथा अन्य मांगों के लिए अंतिम दम तक संघर्ष करने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने भारत सरकार व EPF कमिश्नर को कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि समय रहते हमारी मांगों पर निर्णय लिया जाए, अन्यथा आगामी 8 अगस्त को दिल्ली में व्यापक प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। सभा में अशोक राउत, KS तिवारी, ओम शंकर तिवारी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो EPS 95 के जो पेंशनर्स है, भारत के उद्योग क्षेत्र के जितने भी पेंशनर 70 लाख पेंशनर्स है, उसके उस स्कीम के तहत जो कंट्रीब्यूट करते हैं पेंशन के लिए वो 6 करोड़ है और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या 19 करोड़ है, 19 करोड़ से ज़्यादा है। इन लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इन्होंने हर महीने अपने पेंशन के लिए पैसे भरे हैं और 541 रुपया, अभी 1250 रुपया भरते हैं, जबकि बाकी लोगों को बिना पेंशन में के लिए पैसे भरते हुए पेंशन मिलती है। जैसे ज्येष्ठ नागरिक की पेंशन हुई, जैसे MPs MLAs की 2-2, 3-3 पेंशनें हुई, जैसे कि पुलिस के कुत्तों को पेंशन मिलती है, हिजड़ों को पेंशन मिलती है 3,000। और इन लोगों ने जिन्होंने पैसे भरे हैं उनको 1170 रुपये औसतन पेंशन मिलती है। इसलिए लड़ाई है कि हम अपने आखिरी दिनों में 60 साल के बाद 1170 रुपये में मियाँ बीवी कैसे गुजारे। इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी से पहले भी 2 बार मुलाकात हमारी हुई, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, लेकिन वो आश्वासन देने के बाद अभी आखिरी जो आश्वासन था उसके बाद अभी करीब 1 साल हो रहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं। वो याद दिलाने के लिए आज यहाँ पर पूर्वांचल की मीटिंग है और उसके बाद हम यहाँ पर सांसद, यहाँ के जो सांसद हमारे प्रधानमंत्री है आदरणीय मोदी जी, उनके ऑफिस पर मूक मोर्चा ले जाएंगे और उनको हम अपना निवेदन सौंपेंगे और उनको ध्यान दिलाएंगे कि आपने कुछ वादा किया था और जबकि सभी लोगों को सब कुछ मिल रहा है, हमने पैसे भरने के बावजूद अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हमने सोच लिया कि 1 अगस्त से लेके दिल्ली में आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। 8 अगस्त को पूरे भारत के वृद्ध लोग वहाँ पे आएंगे। पेंशन में कितनी मांग है, मतलब बढ़ाने की? हमारी 4 मांगे हैं, 7,500 और महंगाई भत्ता, इतनी ही हमारी मांग है जो 2 बुजुर्गों के लिए काफ़ी हो। हमें मेडिकल सुविधा चाहिए मियाँ बीवी को, और जो सुप्रीम कोर्ट का हायर पेंशन के लिए निर्णय था उसको लागू करें और जो लोगों को इस स्कीम में अभी तक वो ला नहीं सकते EPS 95 के तहत उसमें काम करने वाले लोगों को उसमें इनमें सम्मिलित करें और उनकी भी सामाजिक सुरक्षितता बरकरार रखें। यहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं, कितने लोग आए हुए, कहाँ से आए थे? ये यहाँ पे जो लोग हैं ये करीब 1001 लोग होंगे। ये कई दूर दराज के क्षेत्रों से आए हैं, कोई लखनऊ से आए, कानपुर से आए, गोरखपुर से आए, आजमगढ़ से आए और यहाँ तक कि बंगाल से भी हमारे एक नेता आए थे, काफ़ी दूर से। हम खुद महाराष्ट्र से आए। किस मंच से ये आप कहना चाहते हैं? ये मंच का संस्था का नाम क्या है? आपकी संस्था का नाम क्या है? हमारी संस्था का नाम है राष्ट्रीय संघर्ष समिति या नेशनल एजिटेशन कमेटी। इसके तहत हम ये आंदोलन कर रहे हैं। हमने लाखों आंदोलन किए, पहले भी हजारों, अभी ये आंदोलन हम चाहते हैं कि दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हो और सरकार हमारे प्रति जागरूक हो। आखिरी बार अपनी मांगों को लेकर आपने PM मोदी से कब मुलाकात की थी? हमारी 5 अगस्त 2021 को उनसे मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात 4 मार्च 2020 को हुई थी। हमें उन्होंने आश्वासन दिया। वित्त मंत्री से हमारी मुलाकातें हुई, श्रम मंत्री से करीबन 18-20 मुलाकातें हुई, वित्त सचिव से हमारे डिस्कशन, ट्राईपार्टीट डिस्कशन हुए और उसके बाद अभी हम इस कगार पे है कि हमारी पेंशन जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। आश्वासन किस तरीके की मांग है? हमारी मांग है राष्ट्रीय संघर्ष समिति की EPF 95 पेंशनरों की मांग है। यह हम लोगों का कटौती हुआ है और हर कर्मचारी से कटौती हुई है। यह भारत सरकार जो है हमारे साथ सबसे बड़ा अन्याय कर रही है। यह माननीय प्रधानमंत्री संसदीय उनका क्षेत्र है माननीय, और उन्होंने यह वचन दिया था कि माँ गंगा ने हमको बुलाया है और गंगा ने इसीलिए बुलाया है कि 73 लाख कर्मचारियों का आप गला घोटेंगे। किस तरीके की मांग आपकी है, मतलब किस चीज़ की कटौती की गई आप लोग के द्वारा? हमारी EPF की कटौती की गई
हम गवर्नमेंट जॉब में चीनी मिल में थे, रोडवेज में थे, वन विभाग में थे, जो भी लोग रहे हैं सबकी कटौती हुई है और किसी को पेंशन नहीं दिया जा रहा है। किसी को 1000, किसी को 500। कितनी पेंशन मिल रही थी, कितनी कटौती हुई? समय के अनुसार हुई है। कितनी हुई है? 12% से लेकर के 8.5% तक कटौती हुई है। आप लोगों ने क्या ये पेंशन में क्या कुछ पैसा भी जमा किया था आप लोगों ने? हम लोगों की कटौती हुई थी। कितने जमा करते थे? हर महीने कितना जाता था? जितनी सैलरी पाते थे उसके 12% कटौती होती थी। तो अब तक आपकी क्या मांग पूरी नहीं हुई है? अभी तक तो नहीं हुई। आगे कहाँ तक जाएंगे आप? हम तो जाएंगे, वहाँ तक जाएंगे कि दिल्ली के जैसे किसानों ने लाल किला को हिला दिया, वैसे ही हम दिल्ली के सिंहासन को हिला देंगे। आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती है नहीं होती है तो कितनी की संख्या में लोग आए हुए हैं? मैं यहाँ प्रधानमंत्री को सूचना देने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र में कार्यक्रम लगाया हूँ। कितनी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं? यहाँ तो 7000 लोग मौजूद हैं। 7,000 लोग मौजूद हैं यहाँ पर। तो आगे यदि आपकी मांग नहीं पूरी की जाती है तो किस प्रकार का धरना प्रदर्शन करेंगे? बता रहा हूँ आपसे। पहले अगस्त से 8 अगस्त तक हम लोगों का कार्यक्रम चलेगा। 8 अगस्त के बाद हम लोग काला दिवस मनाएंगे 15 अगस्त तक दिल्ली में रामलीला मैदान में या लाल किले पर। क्या मांग पूरी करना चाहते हैं? हम EPF 95 कर्मचारियों की पेंशन की मांग को पूरा कराना चाहते हैं। कितना पेंशन में कितनी मांग आपकी है? पेंशन में कितनी मांग आपकी है? मांग भाई पेंशन में हमारी मांग है 7,500 DA प्लस मेडिकल। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नखास क्षेत्र में आरा मशीन के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। श्रावण मास में बाबा के जलाभिषेक के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों ने धर्मगुरुओं व यादव बंधुओं संघ की बैठक। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा स्थित शाखा में विद्यार्थी अलंकरण समारोह का हुआ आयोजन। और गुरु पूर्णिमा से पूर्व सक्तेशगढ़ स्थित श्री परमहंस आश्रम में भक्तों के पहुंचने का क्रम हुआ प्रारंभ। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।